नमस्कार, मैं हूं श्रेया सिंह राठौर और आप देख रहे हैं मनोज तिवारी टॉक शो। जैसे कि हम सबको पता है, नगर निगम के चुनाव पास आ चुके हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर विक्रम सिंह पटेल, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हम उनसे नगर निगम के चुनाव पे कुछ सवाल करेंगे, उनके राय जानेंगे। तो आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर, हमारे टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मनोज तिवारी टॉक शो को आप कैसा प्लेटफॉर्म मानते हैं? मनोज तिवारी जो इसके फाउंडर है वो भी आपके थोड़े करीबी हैं, तो आप कैसा प्लेटफॉर्म मानते हैं? इसको हमारे व्यूअर्स को बताएं। ये इलाहाबाद का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जी। और मनोज तिवारी जी मुझे नहीं लगता कि किसी नाम के मोहताज हैं। जी। उनका बाल्यकाल से ही इस सब कार्यों में रुचि रही है और जब भी कोई चुनाव आता है तब हम लोग उनसे रिपोर्ट लेते हैं, उनसे सलाह लेते हैं कि चुनाव का रुख किस तरफ है, चुनाव का रुख किस तरफ है, जनता क्या कह रही है। और इसको मनोज तिवारी जी बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों के सामने रखते हैं। हाँ, जहाँ कहीं पर लगता है कि वो पक्षपात कर रहे हैं वहाँ पर फिर उनसे लड़ाइयाँ भी होती हैं, उन्हें समझाने का प्रयास भी किया जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप एक चिंतक राजनीति के माने जाते हैं और ऐसा लगता है कि बीजेपी एक वर्ग को टारगेट करके चुनाव जीतने की कोशिश करती है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर प्रयाग के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें जी, तो जहाँ पर वो बुद्धिजीवी वर्ग में हमारी सांसद रीता बहुगुणा जी को चुनाव लड़ाया, जी, वहीं पर वो गुरु प्रसाद मौर्य जी जैसे जमीनी आदमी को चुनाव लड़ाए। वहीं पर एक खानदानी परिवार है, राशि परिवार हमारे यहाँ, जिसका नेतृत्व इस समय हर्षवर्धन वाजपेयी जी कर रहे हैं, जी, उनको स्थान दिया गया। जी, जी। इस तरीके से अगर देखा जाए, जमीनी नेताओं में प्रवीण पटेल जी को चुनाव लड़ाया गया है। हमारे यहाँ 6 बार की जिला पंचायत अध्यक्ष केसरी देवी पटेल जी को पार्टी ने सम्मान दिया। जी। तो साथ में नंद गोपाल नंदी जी, जिन्हें एक माइलस्टोन की तरीके से हम लोग मानते हैं कि वो जिस चुनाव में हाथ रखते हैं वो चुनाव वो जीत जाते हैं या जितवा दिया करते हैं। जी। तो हमारी पार्टी तो सब लोगों को साथ में लेकर के चलती है। ना यहाँ पर जातिवाद है, ना यहाँ पर पूंजीवाद है, यहाँ पर हर व्यक्ति की व्यक्तित्व की स्वीकार्यता है, उसका सम्मान। सर, अगर जातिवाद की बात की जाए और तो यहाँ पे जाति के साथ हमेशा एक टर्म जो जुड़ा रहता है धर्म आ जाता है, और अगर धर्म की बात करें तो हिंदू मुस्लिम हो ही नहीं सकता है। तो एक तरह से कहना है उन लोगों का कि हमें बीजेपी दरकिनार कर रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अरे, बड़ा अच्छा प्रश्न है जी। एक पहली बात, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है जी, उस पे आप भेद नहीं कर सकती हैं कि ये हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई। जी। धर्म तब आता है, या हिंदू धर्म की हम बात करेंगे तो हिंदू धर्म नहीं, एक जीवन शैली है, एक जीवन पद्धति है। बिल्कुल। इसने सभी को स्वीकार किया। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर कहीं से देखा जाए तो मुसलमान भी भाई भी इसी के अंग हैं। जी। हमारे सामने देखते देखते या इतिहास में भगवान की स्वीकार्यता या ऐतिहासिक रूप से उसकी मान्यता पे कुछ लोग असहमत रहते हैं, लेकिन इस बात से सहमत रहते हैं कि हमारे सामने ही मुस्लिम धर्म बना, हमारे सामने ही सिख धर्म बना, हमारे सामने ही जैन धर्म बना, हमारे सामने ही बौद्ध धर्म बना। आपको नहीं लगता कि किसी एक धर्म को ऐसे कह देना कि मतलब वो हमारे मतलब हिंदू धर्म से आए हैं, उनके धार्मिक विश्वास पर चोट होगा? इसमें इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा से स्पष्ट करना चाहूँगा कि जहाँ पर मुस्लिम धर्म की बात आती है जी, वहाँ, या जहाँ पर हिंदू और मुसलमान की बात आती है जी, वहाँ पर हिंदू और मुसलमान धर्म की बात नहीं आती है जी। वहाँ पर हिंदू के साथ साथ कट्टरपंथी मुस्लिमों की बात आती है। अच्छा सर, कट्टरपंथी पे आपने बात कर दी है, तो एक सवाल मैं आप आगे बोले इससे पूछना चाहूँगी। ये जो कट्टरपन जिसकी बात होती है आजकल के टाइम में बहुत कह सकते हैं ट्रेंडिंग में चल रहा है,
ये जो कट्टरपन है ये हिंदुओं में क्यों नहीं होता है? ये चीज़ क्यों हमेशा दूसरे धर्म में ही ज़्यादा होती है? हिंदू सभ्यता या हिंदू जीवन शैली जी वो शैली है जो सभी को स्वीकार करती है, जी सभी को बराबर सर्वधर्म, सभी को एक बराबर दृष्टि से देखती है। जी अगर आप पहले कभी रामायण पढ़ें, जी रामायण में हमारे यहाँ जिस तरीके से हनुमान जी को बराबरी का दर्जा दिया गया है, उसी तरीके से भगवान राम ने सबरी को भी बराबरी का दर्जा दिया हुआ है। जी जी ये तो आजकल के वामपंथी लोग हैं जो इन सब में भेदभाव करना शुरू कर दिए हैं। तो आपकी पार्टी के कार्यकाल में जो दो मुद्दे बहुत ट्रेंडिंग में चले, वो एक धर्म जाति और तीसरा हुआ बेरोजगारी महंगाई, ठीक है? तो बेरोजगारी महंगाई पे अगर आते हैं तो आपकी पार्टी का तो कहना है कि हमने ख़त्म की है, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि मजाक बन गई है वो चीज़। अब विपक्षी पार्टियां जो हैं वो बोलने लगी हैं कि भारतीय जुमला पार्टी। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? ऐसा है, कभी हम लोग भी विपक्ष में थे। जी जब हम लोग विपक्ष में थे तब यहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे शीर्ष के नेताओं ने भ्रष्टाचार और विकास, भ्रष्टाचार के खिलाफ और विकास के साथ अपनी सरकार बनाने का वादा किया। जी आप एक एक चीज को जरा गौर से आप समझते चलिए। जब से हमारी सरकार आई, सड़कों का कायाकल्प, साथ में मुझे लगता है कि आज के समय पर एक सामान्य व्यक्ति भी 3,000, 2,200, 2,800 रुपए दे करके हवाई जहाज से यात्रा कर सकता है। जी ट्रेन इंडियन रेलवेज की जो ट्रेन की टाइमिंग है, मुझे लगता है कि 100% नहीं लेकिन 100% के आसपास अपनी टाइमिंग पर काम करना प्रारंभ करें। जी ये सब विकास है। जी ये सब विकास किया किसने? करने वाले तो उन्हीं मजदूर, उन्हीं टेक्निकल इंजीनियर, उन्हीं मैनेजर, उन्हीं युवाओं का ही तो हाथ है। अब आप मुझे बता दें कि जब पहले काम नहीं होता था तब कितने काम करने वाले थे, आज जब काम हो रहा है तब कितने काम करने वाले हैं। विकास कोई एक सिंगल शब्द नहीं है। जी विकास कोई एक एकल शब्द नहीं है कि विकास हो गया ऑन या ऑफ। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जी ये तब तक चलेगी जब तक हम विकसित से विकासशील देश नहीं हो जाएंगे। आज के समय पर हम 100%, हमने क्या कहा कि विकास कोई स्विच नहीं है कि ऑन कर दिया तो विकास हो गया, ऑफ कर दिया तो विकास नहीं हुआ। ये एक प्रक्रिया है। बिल्कुल, मैं जानती आज आप प्रक्रिया में देखिए, आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले कितने लोगों के पास टेलीफोन होते थे, कितने लोगों के पास मोबाइल फ़ोन होते थे। मुझे वो दिन भी याद है कि जब इनकमिंग के भी पैसे लगा करते थे। जी आज मुझे लगता है कि आपके यहाँ जो काम करने वाले सदस्य आते होंगे बिल्कुल। वो भी मोबाइल हाथ में लेकर के आते होंगे और उनके पति अभी भी मोटरसाइकिल से चलते होंगे। जी हमारे यहाँ की जो बैंकिंग व्यवस्था रही, सड़क में आप इतनी कार देख रही हैं, इतने मोटर व्हीकल्स देख रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं इन सब का घोतक है। सर, अब अगर रेहड़ी पटरी वालों की बात करें तो वो लोग बेरोजगार हो गए, उनकी दुकानें उनसे छिन गई। आपको नहीं लगता कि वेंडर्स पे ध्यान देना चाहिए? उनकी दुकानें छिन गई। बिल्कुल। अगर मैं अभी आपसे कहूँ, इसी प्रयागराज में एक जगह नाइट मार्केट बनी है जहाँ पर स्ट्रीट फूड की पूरी व्यवस्था की गई है, तो इसको आप क्या कहेंगे? सर, कोई नया काम करने के लिए किसी की पुरानी चीजें या किसी का धंधा जिससे उसका रोजगार चल रहा है उसको छीन लेना सही है? अब आप मुझे बताएं कि आज से 10 साल पहले ऐसी कौन सी नाइट मार्केट थी प्रयागराज में जहाँ पर स्ट्रीट फूड की व्यवस्था की गई थी? चलिए ठीक है, वो एक डेवलपमेंट सर, वो एक डेवलपमेंट हुआ। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। पहले आप जो है बॉयज हाई स्कूल के सामने लगाते थे, अब आप देखिए इस समय हमारी सरकार सेंट जोसेफ के सामने डेवलप करी हुई है। सहमत हूँ आपके बात से, वो एक डेवलपमेंट हुआ। ठीक नहीं, डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट किस चीज का? डेवलपमेंट ये एक रिन्यू किया गया। जो रेहड़ी पटरी वाले जो इस तरीके का काम करते थे, जो भोजन खिलाते थे, भोजन बनाते थे, भोजन देते थे,
ये उन सब लोगों को एक स्टेप हम ऊपर लेकर के आए हैं। अब इसको अगर आप सभी से जोड़ें तो आप मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बताती चलिए, मैं आपको बताता चलूं। तो जब चौड़ीकरण हुआ रोडों का, तो उससे बीजेपी की बहुत प्रशंसा हुई, लेकिन ये जो एक पार्ट था, ये जो एक किस्सा था, किसी ने देखा नहीं। चलिए आपने कहा कि नाइट मार्केट लगा, ठीक है, लेकिन फिर वो जो लोग वहाँ से हटे उनके लिए कुछ और करना चाहिए था। और जो एक प्रस्ताव रखा गया था कि आपको दुकानें दी जाएंगी, उसके लिए रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके पैसे ले लिए गए, फिर अभी तक बहुत सारे लोग हैं जिनको दुकानें भी नहीं मिली। कुछ लोगों को मिली, कुछ को नहीं भी मिली। नहीं मिली तो ये दिस इज द प्रोसेस भाई। आप एक साथ 13 और 14 नंबर पे नहीं पहुंचेंगे। आप पहले 1 2 3 4 5 6 10 क्रॉस करके 11 12 क्रॉस करके तब 13 14 में बहुत आएंगे। समय हो गया, बहुत समय हो हमने गया। आपको प्रारंभ में ही कहा जी कि हम लोग विकसित नहीं हैं, हम लोग विकासशील हैं। जी इसी विकासशील के बीच में तो कोरोना भी आया। जी क्या आप उसको भी उस 5 साल में जोड़ करके चल रही हैं? क्या आप ये उम्मीद कर रही कोरोना काल में भी विकास का काम तेजी से चलता चला जाए? तो ये डेवलपिंग और डेवलप्ड के बीच में जो लोग पिस रहे हैं, उसका उनका क्या? नहीं, पिस नहीं रहे हैं। हाँ। इसी को भाग्य कहते हैं। अच्छा। जब हम सब लोग पढ़ाई करते थे उस समय 60% जिसका आ जाता था यूपी बोर्ड में, लगता था कि पढ़ने में बहुत तेज। आज का आप देख लीजिए, आज जिसका ICSE CBSE बोर्ड में 90% भी आता है तब भी उसको डांट पड़ती कि नहीं तुम तो 99 ला सकते थे। और आज के समय पे जो एजुकेशन का जो ट्रेंड चल रखा है, 95 के नीचे किसी बच्चे का नंबर आता है तो उसे लोग कहते हैं कि नहीं पढ़ाई में कमज़ोर है। अब आप 70s का, हम सब 70s के हैं, 70s का 60% और आजकल का 95%, उन दोनों की बराबरी आप नहीं कर सकती हैं। आप ये नहीं कह सकती कि नहीं जो पहले 60% पाते थे और IAS बन जाते थे वो गलत थे। सर, अब मैं आगे आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि धीरे धीरे बीजेपी के कई पुराने नेताओं को दरकिनार करती जा रही है बीजेपी, तो इससे नहीं लगता आपको पार्टी में या लोगों में पार्टी के असंतोष बढ़ता जा रहा है? दरकिनार हम कहाँ कर रहे हैं, दरकिनार तो आप कर रही हैं ये कह करके कि वो पुराने हैं। अच्छा। पार्टी का काम जोड़ना होता है, पार्टी का काम तोड़ना नहीं होता है। जी। पार्टी के जो हमारे मुखिया हैं, सब की सहमत से, आम सहमत से पार्टी चल रही है। और बात रही नए आने वालों को, तो जब तक पेड़ में नई कलियां नहीं आएंगी, नए पुष्प नहीं आएंगे, तो नया फल कहाँ से आप उम्मीद करेंगे? जी। तो पार्टी तो नए लोगों को जोड़ेगी ही जोड़ेगी, ये तो प्रकृति का नियम है। जी। और बात रही पुराने नेताओं की, तो वो तो हमारे नेता है ही हैं, उनको कौन डिगा पाया है? अगर एक बार भारतवर्ष ने किसी को राष्ट्रपिता कह दिया तो आज किसकी हिम्मत है कि उनसे राष्ट्रपिता की पदवी ले ले? एक बार हमारे देश ने किसी को लौह पुरुष कह दिया तो किसकी हिम्मत है कि उसको वापस ले ले? हाँ, लेकिन जो व्यक्ति इन सब लाइन से ज्यादा अपनी लाइन खींच देगा, उसका सम्मान, उसका इज्जत हर व्यक्ति करेगा, हम भी करेंगे और आप भी करेंगे। बिल्कुल। तो हमारी पार्टी इस समय किसी को तोड़ नहीं रही है, किसी को पीछे नहीं कर रही है। चलिए सर, मैं नगर निगम पे तो आऊँगी, आपसे उस पर बात करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि प्रेजेंट टाइम में जो महापौर हैं अभी, उनके कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? हम, जहाँ बात रही हमारी, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा तो हम ही संतुष्ट हैं। हाँ, अगर जिस प्रकार से एक भी मुझे भ्रष्टाचार का आप आरोप मुझे बता दीजिए, एक भी गलत कार्य जिसकी वजह से इलाहाबाद जनपद का, इलाहाबाद नगर निगम क्षेत्र में कोई भी गलत कंस्ट्रक्शन हुआ तो मुझे बता दीजिए। जनता का कहना है सीधी तौर पे कि इस वक्त जो महापौर हैं उन्होंने अपने कार्यकाल में, मतलब उतना पैसा किसी महापौर ने नहीं कमाया जितना उन्होंने अपने कार्यकाल में अपने लिए कमाया, जनता के लिए कम काम किया उन्होंने, ऐसा जनता का कहना है। नहीं, मुझे ऐसी कोई किसी व्यक्ति का नाम बता दीजिए जो उनका अकाउंट देखा हो कि उनके बनने से पहले इतने रुपए थे और इनके बनने के बाद इतने रुपए हैं। मैं आज भी उनको उसी घर में देख रहा हूँ,
जिस घर में वो आज से 10 साल पहले रहते थे। आज भी उनका व्यवहार जनता के प्रति या हम लोगों के प्रति वैसा ही है जैसे आज से 10 साल तो पहले अगर था। उनका कार्यकाल, उनका काम इतना ही अच्छा है तो बीजेपी से इतने सारे दावेदार, दर्जन भर दावेदार बीजेपी से हैं, सबको सब महापौर बनना चाहते हैं, क्या वो अच्छे से काम नहीं कर पाए इसलिए उन्हें बदलना चाहते हैं या कोई और बात है? ऐसा है, दावेदारी कार्यकर्ता का एक अधिकार होता है जी आप क्या नहीं चाहेंगे कि आप भी वरिष्ठ पत्रकार बन जाएं? जी। आप भी बन सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी जगह किसी वरिष्ठ पत्रकार को हटना पड़े। जी आपको अपने बढ़ने के लिए अपनी मेहनत, अपनी लगन से अपना स्थान बनाना पड़ेगा। जी जिस दिन हम सब लोगों को वर्तमान मेयर से बढ़िया कोई चेहरा दिखेगा, हम लोग उसको जरूर लेकर के आएंगे और आप लोगों से भी कहेंगे कि हाँ ऐसा कोई चेहरा बताइए। और अगर हम उनसे संतुष्ट हैं तो हम किसी दूसरे चेहरे पे बात ही नहीं करेंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि 10 साल से वो यहाँ पर मेयर है जी। और 10 साल के बीच में वो एक भी चुनाव नहीं हारी है, तब आप कैसे कह सकती हैं कि जनता उनके खिलाफ है? मेरा ये मानना है कि बहुत सारे नेता इस वक्त ऐसे हैं जो बीजेपी के नाम पर ही चुनाव जीत जाते हैं। मतलब उनका अपना योगदान हो या ना हो, लेकिन बीजेपी के नाम पे बहुत सारे नेता जीत जाते हैं चुनाव। बड़ी अच्छी बात है। बीजेपी के नाम, बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और नेता, जी ये कोई अलग नहीं है, ये एक ही समंदर है और नेता उसी की कुछ बूंदें हैं। जी जितने भी नेता हैं सब पार्टी में ही समाहित हैं। इसलिए अगर आप ये कह रही हैं कि नेता पार्टी के नाम से जीत जाते हैं तो ये तो स्वाभाविक सी बात है और हमारी पार्टी तो इसी चीज की पोषक है। मतलब वो नेता खुद से काम करे ना करे, उसने विकास किया ना किया, उसने अपने वादे पूरे किए नहीं किए, लेकिन वो अगर पार्टी के नाम पे जीत जाता है तो ये किस तरीके से सही है? हमारे यहाँ पार्टी को नेता से भिन्न नहीं माना जाता है। हमारे यहाँ पार्टी को माँ माना जाता है, जो हम लोगों को संरक्षण देती है, जो हमें पालती है। कोई भी पुत्र ऐसा नहीं होता है जो अपनी माँ के खिलाफ कोई कार्य करे। तो अगर ऐसे में माँ अपने पुत्र को जिता देती है तो कौन सा गलत काम करती है? एक नेता जो दूसरी पार्टी में है वो पार्टी बदल के आपकी पार्टी में आ जाए और फिर बीजेपी के नाम पे वो चुनाव जीत जाए तो आपके हिसाब से वो सही है? मुझे तो नहीं लगता कि ये नहीं, सही है। इस चीज को मैं बहुत ही स्पष्ट करूंगा आपको। अभी तक माननीय मोदी जी के आने से पहले जो राजनीति का सिनेरियो होता था वो कहीं ना कहीं धर्म को लेकर के, कहीं ना कहीं जाति को लेकर के चुनाव लड़ा जाता था और लड़ाया जाता था। धर्म, जाति को लेकर के, जाति की स्वीकृति को देखते हुए यहाँ पर लोगों को नेता बनाया जाता था। जब से माननीय मोदी जी आए, मोदी जी की जाति आप जानती हैं? कोई नहीं जानता है, बहुत ही कम लोग जानते हैं, पर भी लोग उनको वोट देते हैं। अब ये बताइए, ये उनके कृत्य के ऊपर वोट दिया जाता है या उनके जाति के ऊपर दिया जाता है? आप सर इतनी बातें घुमा रहे हैं, मैं आपसे यही तो कह रही हूँ कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नाम पे नॉर्मल नेताओं को जिनका योगदान सच में नहीं होता है उतना जितना एक नेता का जनता के प्रति होना चाहिए और वो जीत जाते हैं। खैर ये तो एक बात है ही, ये सत्य है, पर ठीक है, वो आपके अपने विचार हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप बीजेपी के काफ़ी अच्छे नेता माने जाते हैं, आंकड़ों को लेके, संगठन को लेके बहुत माहिर नेता माने जाते हैं। अब नगर निगम में कई सारे जो क्षेत्र जुड़े हैं वो बीजेपी के लिए किस तरीके से नुकसानदायक हो सकते हैं, किस तरीके से समस्या हो सकती है बीजेपी के लिए? ये जो प्रयागराज नगर निगम है जी, इसमें आसपास की जितनी भी विधानसभाएं हैं, चाहे पश्चिमी ले लीजिए, चाहे करछना ले लीजिए, चाहे बारा ले लीजिए, चाहे फूलपुर ले लीजिए, फाफामऊ ले लीजिए, ये सब बगल की विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी की ही विधानसभाएं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक, तो वो नकारात्मक नहीं, ये तो हमारे लिए सकारात्मक है। साथ में अभी अगर आप वोटिंग रेशियो लेकर के चलें, फूलपुर विधानसभा, फाफामऊ विधानसभा, इनमें जो जीत हुई है या इसमें जो पोलिंग परसेंटेज रही है, ये इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्रों में
जैसे फूलपुर विधानसभा का झूसी एरिया हो गया, जी हाफा मऊ का गद्दोपुर एडजॉइनिंग हो गया, जी गद्दोपुर से लेकर के कौड़ियार के बीच में जितना भी है, यहाँ सब भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा। जी तो हम तो ये मान के चल रहे हैं कि जो 4-4.5 लाख वोट हमारे बढ़े हुए हैं, वो बीजेपी को ही जाएंगे। उसमें से अधिकांशता बहुतायत हाँ, जो पोलिंग होगी उसका 80% 90% भारतीय जनता पार्टी चलिए, को जनता का जाएगा। कहना है कि समाजवादी पार्टी ज्यादा मजबूत चल रही है इस टाइम पे। आपको कितना लगता है कि कितना दम है इस वक्त उनमें? मैं तो कहूँगा जितना आज दम है इतना ही दम बना रहे। अच्छा, जितना, अगर इसको वो दम कह रहे हैं तो मैं कहता हूँ बस इसी दम में बना रहे, और उसी में हम सब लोगों की विजय होती रहेगी। भाई पहले वो अपना परिवार संभाल लें, उसके बाद पार्टी संभालें। अगर इसी को आप दम कहते हैं तो मैं तो ऊपर वाले से यही कहूँगा कि जिस स्थिति में समाजवादी चलिए, पार्टी आपने है परिवार, इसी स्थिति में सर, बनी रहे। आपने परिवार की बात कर दी है तो एक मैं सीधा सीधा सवाल ये पूछना चाहूँगी कि इस वक्त अभिलाषा गुप्ता जो महापौर हैं और इस वक्त उनके हस्बैंड वो भी इस वक्त सत्ता में हैं, तो ये भी तो एक तरीके से परिवारवाद हो गया। मतलब बीजेपी का कहना है कि वो परिवारवाद नहीं करती और काफ़ी हद तक नहीं करती है, बट मैं यहाँ अगर प्रयागराज के बात करूँ, इस किस्से की बात करूँ, इस हिस्से की बात करूँ, तो ये भी तो एक तरीके का परिवारवादी हो गया। बात आपकी सही, बिल्कुल। लेकिन इस चीज़ को देखने का एक नज़रिया होना चाहिए। जिस समय माननीय मेयर की ही बात करूंगा, उन्हीं को लेकर के आपका प्रश्न है। जी जब वो पार्टी में आई उस समय वो मेयर प्रयागराज थी। जी उस समय वो परिवार के नाते नहीं आई कि मेरा पति जा रहा तो मैं भी जा रहा, मैं भी जाऊंगी। वो मेयर प्रयागराज की हैसियत से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करी थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास प्रयागराज में मेयर था, इसलिए उन्होंने उनको टिकट देने की पुनरावृत्ति 2017 में करी। आज के समय भी उनकी आइडेंटिटी किसी के पत्नी के रूप में नहीं है, इस समय उनकी आइडेंटिटी मेयर प्रयागराज के रूप में है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसलिए उसको परिवारवाद से जोड़ना, हाँ, एक पक्ष से देखा जा सकता है, लेकिन जहाँ पर बुद्धिजीवी पक्ष होगा वहाँ पर उनको परिवारवाद के नाते से नहीं देखा जाएगा, उनको मेयर प्रयागराज के नाते से के नज़रिया से देखा जाएगा। अभी तक आरक्षण मतलब नहीं हुआ है, और क्या लगता है आपको कि इस बार रिजर्व होगी सीट या सामान्य रहेगी? श्रेया जी, ये प्रयागराज है जी, बुद्धिजीवियों का शहर है। उत्तर प्रदेश में कई शहर बुद्धिजीवियों के हैं, लेकिन सरस्वती का वास केवल प्रयागराज में। मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ का चुनाव या यहाँ पर मेयर या इस तरीके के जितने भी पद हैं, इन सब में आरक्षण की बात लानी ही नहीं चाहिए। लेकिन है। आपको क्या लगता है? नहीं, दोनों विषय अलग हैं। जी, आरक्षण ये एक संविधान की प्रक्रिया है, बिल्कुल। लेकिन प्रयागराज की संस्कृति और सभ्यता जो सरस्वती के पर आधारित है, वहां पर आरक्षण का कोई मतलब नहीं रखता है। अगर ये सामान्य भी रहेगी तब भी यहाँ पर जो व्यक्ति लीड करेगा, जो मेयर बनेगा, वो प्रबुद्धशील रहेगा, उसको हर व्यक्ति स्वीकार करेगा, अथवा जिसको सब व्यक्ति स्वीकार करेंगे वही प्रयागराज का मेयर बनेगा। चलिए, नगर निगम की अगर बात करें, नगर निगम में आप क्या क्या समस्याएं देखते हैं नगर निगम के क्षेत्रों में, वो बताएं। नगर निगम की जो बेसिक और जो सबसे बड़ी प्रयागराज नगर निगम की समस्या है वो ये है कि ये दो नदियों से के बीच का स्थान है। जी, यहाँ पर जो सीवर की समस्याएं हैं, या कभी कभी आप देखते होंगे कि जब हैवी रेन हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, पानी भर जाता है, तो उसका ड्रेन आउट होने का या वो ज़मीन में जाए, ज़मीन में भी जाएगा तो वो नदियों में कहीं ना कहीं से जाएगा, अथवा जब वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जब ओवरफ्लो करेगा तो वो पानी कहीं ना कहीं नदी में ही जाएगा। ये एक यहाँ की बड़ी समस्या है, जिसके लिए एक बार हम लोगों की बैठक हुई थी और मुझे मौका मिला था बात करने का। तो उसमें एक सलाह हमने रखा था कि यहाँ से जितना भी ड्रेनेज है
उसको यहाँ से लिफ्ट करा करके इलाहाबाद से बाहर, जैसे शंकरगढ़ है पहाड़ी क्षेत्र, इस तरीके का जो भी क्षेत्र है वहाँ पर ले जा करके पूरा सीवरेज वहाँ पर कहीं ऊपर से नीचे की तरफ गिराएं, तो जिससे हमारा पानी और मलबा ये दोनों अलग अलग हो जाए। लेकिन उसके पहले एक चरण होता है कि कम से कम हम यहाँ पर इतने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा दें कि काफ़ी कुछ ठीक हो जाए। मुझे लगता है कि इस सत्र में मेयर साहब ने इसमें काफ़ी कुछ काम किया। उनके साथ में ही जो हमारी गंगा के लिए जो भी गंगा प्रदूषण की परियोजनाएं रहीं, उसमें भी बहुत कुछ काम हुआ।